अमेज़न रेन फॉरेस्ट पेड़ों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ जानवरों की लगभग 10,000 प्रजातियों के साथ साथ पेड़ों की भी लगभग 14,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया में आज कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो इस धरती की शुद्ध वायु में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और अगर बात करें ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेज़न के जंगलों का नाम उसी सूची में सबसे शीर्ष पे आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में शुमार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल के लिए और अधिक फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से करोड़ों साल पहले हुई एक तबाही ने जहाँ धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वही दूसरी ओर उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में जो अमेज़न जंगल खड़े हैं, वो उसी तबाही का नतीजा है। ये तो आपने 450 करोड़ साल के जीवन में धरती में 5 बड़े-बड़े मास एक्सटिंक्शन देखे हैं, जिनमें से सबसे पहला था ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से तकरीबन 440 मिलियन साल पहले घटा था। उसके बाद आज से 374 मिलियन साल पहले हुआ था डियोनियन मास एक्सटिंक्शन। उसी के 124 मिलियन साल बाद घटा धरती का तीसरा और अब तक के इतिहास का सबसे विध्वंसक पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। और चौथे नंबर पर उससे 50 मिलियन साल बाद हुआ ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। लेकिन हम लोग जिस मास एक्सटिंक्शन की बात करने वाले हैं, वो वैश्विक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना मास एक्सटिंक्शन है, और धरती का वही 5वां मास एक्सटिंक्शन था क्रेटेशियस मास एक्सटिंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी नॉलेज वाली वीडियो ही मिलेंगी। और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि और लोगों को भी इस ऑक्सीजन वाले जंगल की सही जानकारी हासिल हो सके। और हमें बिलीव है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक उल्कापिंड द्वारा घटित धरती पर वही जनसंहार था जिसमें डायनासोर की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जीवित प्राणियों पे ही नहीं देखा गया था, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो तत्कालीन स्थिति के हिसाब से तो बहुत ही विध्वंसक था, पर कहीं न कहीं उसी वनस्पति जीवन के हुए नुकसान के कारण आज हम इंसान बेहतर सांस ले पा रहे हैं। बात है आज से 67 मिलियन साल पहले की। वो समय जब धरती से किसी भी तरीके का उल्कापिंड नहीं टकराया था और डायनासोर संपूर्ण स्वतंत्रता से धरती पर राज कर रहे थे। इस दौर में जहाँ पर अमेज़न जंगल मौजूद है, वहाँ पर कनिफरस नाम के पेड़ लगा करते थे। जिन लोगों को कनिफरस जंगल के बारे में नहीं पता है, उनको बता देते हैं कि ये वो जंगल होते हैं जहाँ पेड़ों में शंकु वृक्षों की प्रमुखता होती है। इनमें पाइन, स्प्रूस, फिर और हेमलॉक जैसी प्रजातियां शामिल होती हैं। ये जंगल समय के अनुसार धूप और ठंडक की अधिकता के कारण ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि सड़की, कनाडा और अल्पी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पुराने दौर में क्या था कि उस समय के अमेज़न वाली जगह में पेड़ों के पत्तों द्वारा इतने घनत्व उत्पन्न नहीं किए जाते थे कि जिससे सूर्य का प्रकाश सीधे जमीन के स्तर पर आए। और ऊपर से डायनासोर की उपस्थिति में अगर कभी ऐसा मौका आया भी कि एंजियोस्पर्म को डोमिनेट करने का समय उन्हें मिला हो, तो उन विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि कारण साफ था। जब भी ज़्यादा घनत्व वाले पेड़ पौधे ज़्यादा बड़े हो जाते, तो अपनी भारी डाइट के कारण शाकाहारी डायनासोर उन्हीं घनत्व वाले पेड़ों को खाने लगते थे। इसीलिए उन्हें ना ही ज़्यादा बढ़ने का समय मिलता और ना ही वातावरण। लेकिन ये सभी परिस्थितियाँ एक झटके में बदल गईं जब धरती पर 12 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक उल्कापिंड टकराया, क्योंकि जैसे ही वो उल्कापिंड धरती की सतह से टकराया, संपूर्ण संसार मानो जैसे रेडिएशन और धूल की सुनामी आ गई।
जो शायद ही जीवन की शुरुआत के बाद किसी भी जीवित प्राणी ने देखा होगा। और पूरे संसार में शोक वेव की सुनामी की ऐसी दस्तक दी जिसको किसी भी दौर में इंसानों ने नहीं देखा होगा। और वहीं दूसरी ओर उड़ती हुई धूल के कारण धरती के कई कोनों में इतनी मोटी डस्ट की परत जम गई कि सूर्य की किरणें कई सालों तक उन जगहों पर पड़ी ही नहीं। और इन्हीं विध्वंसक घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर मौजूद 75% आबादी नष्ट हो गई और वहीं 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लेकिन कई हजारों साल बाद जब ये स्थितियाँ वापस से सामान्य होने लगी तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलावों को अपने सामने देखना शुरू किया। जैसे डायनासोरों की उपस्थिति में स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स संपूर्ण आज़ादी के साथ धरती के ऊपर घूमने लगे। जहाँ एक तरफ जीवन एक नए सिरे से पनप रहा था तो वहीं एक इलाका ऐसा भी था जहाँ एक नई स्वरूप की शुरुआत हो चुकी थी। और ये वही इलाका था जहाँ आज के दौर में अमेज़न के जंगल खड़े हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ उल्कापिंड के टकराव से कॉलीफर्स जैसे जिम्नोस्पर्म अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। लेकिन उल्कापिंड की टक्कर के बाद इस क्षेत्र का वनस्पति जीवन बहुत ही पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उस बड़े से जंगल के तकरीबन 60% पौधे या सामान्य भाषा में कहें तो आधे से ज़्यादा कॉलीफर्स तबाह हो गए और सब कुछ वापस से शुरू होने लगा था। क्योंकि इस बार ना तो घनी झाड़ियों को खाने वाले डायनासोर्स थे और ना ही वातावरण में पहले जितनी स्थितियाँ, जिसके कारण वातावरण पूरे निष्पक्ष हो गया। और ये एक सुनहरा मौका था जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लड़ाई में कोई भी बाजी मार सकता था। लेकिन शायद प्राकृतिक एंजियोस्पर्म में ज़्यादा झुक गई। इसकी वजह ये थी कि ये शुरुआती समय में जब धीरे धीरे आसमान खुलने लगा तो सूर्य की किरणों की उतनी मात्रा में उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जितनी पहले के दौर में पहुंचा करती थी। और कुछ बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है। जब यही परिस्थिति परिवर्तित हुई तो सूर्य के किरणों के अभाव में घने एंजियोस्पर्म प्रजाति के पेड़ों को उगने का मौका मिल गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो बहुत तेज़ी के साथ पनपने लगे और महज कुछ ही सालों में उस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया। जब स्थितियाँ वापस से कुछ साल बाद सामान्य हुई और पर्यावरण ठीक पहले की तरह बन गया तब भी जिम्नोस्पर्म अब ये पुराने वाली डर्मिनेशंस को नहीं रिटर्न कर पाए। और ये इसकी मुख्यतः वजह थी। पहले तो ये थी कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के मुकाबले ज़्यादा जगह घेरते हैं, जिसके कारण अच्छी खासी मात्रा में अपनी जगह बनाने के बाद जिम्नोस्पर्म के पनपने के जंगलों के बीच पर्याप्त खाली क्षेत्र बचा नहीं था, जिससे कि वो पहले की तरह अपना साम्राज्य कायम नहीं कर पाए। दूसरा कारण था कि एंजियोस्पर्म का घनत्व, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के मुकाबले ज़्यादा सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। पर जब जंगलों के बीच यही घनत्व बढ़ता गया तो ज़मीनी इलाकों पर उतनी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई जितनी कि जिम्नोस्पर्म को उगने के लिए चाहिए होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ वापस से आज से करोड़ों साल पहले की तरह नहीं हो पाई। ऊपर से कई सालों तक डायनासोर जैसा कोई लंबा और ज़्यादा खाने वाला जीव भी धरती पर प्रकट नहीं हुए, जिसके कारण एंजियोस्पर्म को वर्चस्व को ठेस पहुँचाने वाला कोई भी जीव धरती पर कई सालों तक उपस्थित नहीं हो पाया। और इन एंजियोस्पर्म का राज तब तक इतना बढ़ गया था कि आज भी वो विश्व के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के रूप में विराजमान है। हालांकि जो करोड़ों सालों तक कोई भी जीव नहीं कर पाया, वही शर्मसार हरकत हम इंसान अपनी ही कब्र खोदने के लिए कर रहे हैं। ब्राज़ील के इन्हीं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आजकल इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है कि डिफॉरेस्टेशन रेट हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। और आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि हम इंसान ने महज कुछ ही सालों से तकरीबन 17% अमेज़न के जंगलों को खो दिया है। और ये भयावह आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहा तो यकीन मानिए कि हमारे पास सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं बचेगी, क्योंकि दुनिया भर की ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 30% सप्लाई सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही फुलफिल करता है।
लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर यही 20% ऑक्सीजन का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला जाए तो इंसान सांस लेने के लिए भी कहाँ जाएगा, क्योंकि कार्बन एमिशन तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, इनमें कोई शक नहीं है। इसलिए अगर हम लोग कार्बन के बढ़ते हुए स्तर को नहीं रोक सकते तो हमें ऑक्सीजन को इतना बढ़ा देना चाहिए कि हमें कभी भी इस जीवनदायिनी गैस के लिए चिंतित नहीं होना पड़े। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना अपना योगदान दें। दोस्तों, इस रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो से कुछ सीखा हो और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।